Dunyadari is brought to you by Infinix Hot 10 Play. दुनियादारी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आज दुनियादारी में पहले बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पर। दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ लोगों के जीवन पर संकट खड़ा है और इनका भविष्य बाहरी मदद पर निर्भर है। करीब 3 करोड़ लोग अगले कुछ महीनों में काल के गाल में समा सकते हैं। रिपोर्ट में दावा है कि इस संकट का एक बड़ा कारण कोरोना महामारी भी है। इसके अतिरिक्त भी कुछ है। इस दावे की वजह क्या है, यूएन की रिपोर्ट में और क्या है, बताएंगे। दूसरे बिंदु में बात करेंगे इंडोनेशिया के स्वैब स्टिक घोटाले की। खबर है कि कोरोना टेस्ट के लिए एक ही स्टिक का कई बार इस्तेमाल किया गया, मतलब घिनापने की हद है। इस मामले का भंडा फूट चुका है। पुलिस का दावा कि ये घोटाला पिछले साल के दिसंबर से चल रहा है। इसके ब्यौरे बताएंगे आपको और क्या नुकसान हुआ वो भी, सब विस्तार से। पहले यूएन की रिपोर्ट। कोरोना महामारी कितनी भयावह हो सकती है, आंकड़ों की नज़र से देखते हैं। पिछले 1.5 साल में दुनिया भर में लगभग 15.5 करोड़ लोग संक्रमित हुए। इनमें से लगभग 32.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। अगर कहा जाए कि कोरोना महामारी का संकट छोटा है तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ये भी एक सत्य है। कोरोना महामारी की वजह से एक ऐसा संकट और पैदा हो गया है जिसकी जद में अब तक 16 करोड़ की आबादी आ चुकी है। इनमें से 3 करोड़ लोगों पर सीधे तलवार लटक रही है। अगर कुछ हफ्तों में उनके पास मदद नहीं पहुंची तो मौत का पहाड़ खड़ा हो सकता है। ये दावा यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में किया गया। 5 मई को यूएन ने इस साल का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस रिलीज किया। इसके मुताबिक फूड इनसिक्योरिटी यानी भोजन के प्रति असुरक्षा पिछले 5 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बीजली ने कहा कि ये बढ़ोतरी अकल्पनीय है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये आंकड़े झलक भर हैं, असलियत कहीं बदतर है। ये रिपोर्ट लगभग 307 पन्नों की है। इसमें फूड इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे देशों को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहले फेज में वो देश हैं जहां लोगों को आसानी से दोनों टाइम का खाना मिल रहा है, उन्हें दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक मशक्कत नहीं करनी पड़ती, यानी स्थिति नियंत्रण में है। फेज 2 में रखे गए देशों में स्थिति तनावग्रस्त है। इसमें शामिल देशों में लोगों के पास भोजन तो है, लेकिन बाकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए मुश्किलें हैं। तीसरे फेज में संकट का स्तर बढ़ता है। इसे संकट काल कहा जाता है। चौथे फेज को आपातकाल और 5वें फेज को प्रलय या अकाल का नाम दिया जाता है। इन तीनों कैटेगरीज में, जो बात की तीनों हैं, कुल 55 देशों के लोग शामिल हैं। इसमें ज़्यादातर देश अफ्रीका के हैं। हालांकि इसमें सेंट्रल अमेरिका, अफगानिस्तान, हैती और सीरिया जैसे देशों का नाम भी है। यहाँ रहने वाली आबादी का बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार है, बमुश्किल खाना मिल रहा है या फिर उन्हें भोजन के लिए बाकी बुनियादी आवश्यकताओं को दरकिनार करना पड़ता है। लगभग 1,33,000 लोग अकाल वाले फेज में यानी फेज 5 में है। सच कहा जाए तो वो हर दिन मौत का इंतजार जैसे कर रहे हों। उन्हें मदद की तत्काल ज़रूरत है, लेकिन अगर ये नहीं पहुंची तो भयावह होगा। और इसमें से आधे से ज़्यादा लोग एक ही देश के हैं। इस देश का नाम है साउथ सुडान। बाकी यमन और बुर्किना फासो से हैं। ये तीनों देश सिविल वॉर से जूझ रहे हैं। यमन में 80% से ज़्यादा आबादी बाहर से आने वाली मानवीय मदद पर निर्भर है। हालात कितने खराब हैं, एक उदाहरण से समझिए। अल जजीरा की एक टीम यमन में विस्थापित लोगों के एक कैंप में पहुंची और वहां उन्हें दिल दहलाने वाली कहानी पता चली। उस कैंप में बहुत दिनों से खाने की मदद नहीं आई थी, कोई खोज खबर नहीं ले रहा था। आखिरकार हफ्ते भर बाद मदद पहुंची। जब वॉलंटियर्स खाना देने एक तंबू के पास गए तो देखा कि बाहर धुआं निकल रहा है तंबू से। उन्हें लगा कि शायद अंदर खाना पक रहा हो, लेकिन असल में अंदर एक बर्तन में पानी उबाला जा रहा था। उसमें कुछ पत्तियां पड़ी थी। एक महिला थी जो पिछले 1 हफ्ते से अपने बच्चों को वो पानी उबाल कर पिलाकर फिर सुला रही थी। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। भोजन की असुरक्षा का हम जानते हैं कि सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को होता है। ग्रोइंग एज में उन्हें ज़रूरी पोषण नहीं मिलता, उनका शरीर अपने आकार में नहीं आता, बीमारियां घेर लेती हैं। जिस जगह खाने की तगड़ी कमी हो वहाँ के हेल्थ सिस्टम की भी आप कल्पना कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 55 देशों में 7.5 करोड़ बच्चे कुपोषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। सिर्फ यमन की बात करें तो इस साल 5 बरस से कम के 4 लाख बच्चों की मौत होने की आशंका जताई गई है। इस अभूतपूर्व संकट की वजहें क्या हैं? यूएन की रिपोर्ट में 3 कारण प्रमुख बताए गए। पहली वजह है युद्ध और आपसी संघर्ष। कई देशों में सिविल वॉर चल रहा है, कहीं पर लोगों में असुरक्षा और कहीं राजनीतिक अस्थिरता। मसलन सीरिया,
2011 में यहाँ पर अरब स्प्रिंग की आहट हुई। असद सरकार को हटाने का आंदोलन सिविल वॉर में बदला। कई पक्ष बने, इंटरनेशनल हित जुड़े, झगड़ा चलता रहा, आम लोग पिसते रहे और लाखों लोगों को घर छोड़कर कैंप में शिफ्ट होना पड़ा। यमन में सिविल वॉर 2014 में शुरू हुआ। हूती विद्रोहियों और सेना के बीच लड़ाई अभी भी चल रही है। नाइजीरिया में बोको हरम के डर से लाखों लोग पलायन कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के नेतृत्व में वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुआ साल 2001 में। पिछले 20 साल से युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन दे दी, मनचाही सफलता न होने के बावजूद। और नुकसान किसका है? अफगान की जनता का, क्योंकि तालिबान अभी भी कायम है और अमेरिका के जाने के बाद उसके और मजबूत होने की आशंका है। ये तो थी युद्ध की वजह और कुछ उदाहरण। दूसरी वजह इस भुखमरी की है मौसम। कई देशों ने पिछले साल चक्रवात और तूफानों का सामना किया। होंडुरास, पनामा, निकारागुआ, ग्वाटेमाला समेत कई देश मौसम की तबाही झेल रहे हैं। सेंट्रल अमेरिका में करीब 83 लाख लोग इसके चलते विस्थापित हुए। फसलों का भी भारी नुकसान और प्रोडक्शन कम होने के चलते चीजों के दाम आसमान। लोगों को जिंदा रहने के लिए बाकी जरूरतों में कटौती करनी पड़ी और भूख से परेशान लोग पलायन कर रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है कोरोना महामारी और इससे लगा आर्थिक झटका। नंबर 1 और नंबर 2 वाले कारण पहले से चले आ रहे थे। कोरोना ने इस पर कई गुना तेज चोट की। इस महामारी से कोई भी देश अछूता नहीं। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। ऐसे में जो देश मानवीय मदद पहुंचाते थे उनका फोकस शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो अपने संसाधन अपनी घरेलू चुनौतियों का सामना करने में लगा रहे हैं, यानी मदद की रफ्तार धीमी पड़ी। अल्प विकसित देशों में लॉकडाउन का भी उल्टा प्रभाव पड़ा। लोगों की आय का जरिया बंद हो गया। मसलन दिहाड़ी मजदूर या स्ट्रीट वेंडर, उनके लिए काम नहीं बचा और वो भोजन के लिए सरकारी सहायता की लाइन में खड़े हो गए। महामारी में महंगाई का ग्राफ भी अचानक से ऊपर चला गया। यूएन के आंकड़े कहते हैं कि पिछले साल खाने के सामान की कीमतों में 240% तक की वृद्धि हुई और ऐसे में निम्न आय वाले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। इसके अलावा संक्रमण के खतरे की वजह से मूवमेंट भी प्रभावित हुआ। सीमाएं पहले जितनी खुली नहीं रह गई तो मदद पहुंचाने में भी देर हुई। आगे का रास्ता क्या है? यूएन के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने इस रिपोर्ट का आमुख लिखा है। प्रस्तावना लिखते हैं कि 21वीं सदी में भुखमरी और अकाल की जगह नहीं होनी चाहिए। हम साथ में मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म होगा संकट? जानकारों के मुताबिक इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना होगा। जिनके पास संसाधन है उन्हें पहल करनी होगी। जिन देशों में सिविल वॉर या संघर्ष की स्थिति है उसे खत्म करना होगा ताकि और लोग विस्थापन का शिकार ना हो। एक जरूरी तर्क ये भी है कि विशेषज्ञों की राय ली जाए कि इन देशों में प्राथमिकता के आधार पर कोविड वैक्सीन लगाई जाए। इससे इकॉनमी खोलने और प्रतिबंध हटाने में मदद मिलेगी। हेल्थ सिस्टम का दबाव हटेगा। ये सब विकसित देशों के हाथ में है, बस इच्छा शक्ति दिखाने की दरकार है। ये था आज का पहला बड़ी खबर सेगमेंट। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी खबर में ही एशिया की तरफ लौटते हैं। इंडोनेशिया में एक अजीबोगरीब घोटाले का पता चला। यहाँ कोरोना टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली किट को धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा था। कोरोना के टेस्ट में हम जानते हैं नाक और मुंह से सैंपल लेने के लिए एक पतली स्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। कई देशों में यात्रा के लिए आपको एयरपोर्ट पर नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होती है। अधिकतर एयरपोर्ट टेस्टिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाते हैं। ये सब न्यू नॉर्मल का हिस्सा है। इंडोनेशिया में मेडन शहर के एयरपोर्ट पर भी यही सिस्टम है। यहाँ सरकारी कंपनी कीमिया फार्मा के साथ करार कर चुकी है। यही कंपनी एयरपोर्ट पर टेस्ट किट उपलब्ध करवाती है। पिछले कुछ दिनों में पुलिस के पास पैसेंजर्स की शिकायत आई कि उन्हें एयरपोर्ट पर फर्जी टेस्ट रिपोर्ट मिल रही है। जांच में उनका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा था, जबकि बाहर की लैब में वो लोग कोरोना नेगेटिव हो रहे थे। पुलिस ने शिकायत की जांच की। एक ऑफिसर को अंडर कवर बनाकर एयरपोर्ट भेजा। जब उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई तो पुलिस का शक गहरा हो गया। फिर छापा मारा गया और देखा कि इस्तेमाल हो चुकी स्वैब स्टिक को पानी से धोकर वापस पैक किया जा रहा है। इससे न सिर्फ जांच के रिजल्ट पर असर पड़ने की आशंका होती है, बल्कि जिसे संक्रमण ना हुआ हो उसे भी खतरा हो सकता है। पुलिस ने कांड में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। दावा है कि ये घोटाला दिसंबर से चल रहा था और इससे कम से कम 9,000 लोग प्रभावित हुए। पुलिस ये भी जांच रही कि घोटाले से मिली 1 करोड़ की रकम का इस्तेमाल कैसे हुआ। कीमिया फार्मा ने इस कुकर्म में शामिल सभी स्टाफ को बर्खास्त किया है। कंपनी का कहना है कि प्रोसेस को और सख्त बनाया जाएगा। ईमानदार लोगों की नियुक्ति की जाएगी। फिलहाल इस काम से प्रभावित लोग कंपनी पर मुकदमा दायर करने की तैयारी में है। हम जानते हैं कि इंडोनेशिया एशिया में कोरोना महामारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। लगभग 17 लाख संक्रमण और 46,000 मौतें। इसलिए इस तरह के घोटाले आना शंकाओं को और बढ़ाता है। यह था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी सेशल्स से है। यहाँ एक बार फिर कोरोना ने अपना सर उठाया। पिछले 3 दिनों में 500 से ज्यादा नए मामले आए। इसके चलते 2 हफ्ते के लिए स्कूल और खेल के मैदान बंद करने पड़े। कई और आयोजनों पर भी रोक।
सेशल्स की आबादी लगभग 1 लाख है। यहाँ 60% लोग पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं, यानी दोनों खुराक। इसके बावजूद संक्रमण का ये ग्राफ हैरान करने वाला है। नए संक्रमण में 30% मामले ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी थी या कुछ लोग दूसरी डोज का इंतजार कर रहे थे। यूएई ने जनवरी 2021 में सेशल्स को सिनोफार्म वैक्सीन दान में दी थी। सेशल्स में अधिकतर लोगों को यही वैक्सीन लगाई गई। सिनोफार्म चाइनीज वैक्सीन है। चीन ने शुरू में दावा किया था कि उसके वैक्सीन की प्रभाव क्षमता 79% है। बाद में पता चला कि यह दर 50% से भी कम है और WHO इसी हफ्ते सिनोफार्म और दूसरी चाइनीज कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल देने पर विचार कर रहा है। क्या WHO अपने विचार पर पुनर्विचार करेगा? संदेह है। दूसरी सुर्खी कनाडा से। कनाडा ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। कनाडा ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यहाँ पहले से ही 16 बरस से ऊपर के लोगों को फाइजर वैक्सीन लगाने की इजाज़त मिली थी। कनाडा में अब तक कोरोना संक्रमण के 12 लाख मामले सामने आ चुके हैं और 20% मामले ऐसे थे जो 19 साल से कम उम्र के लोगों में थे और इसमें से कम ही लोगों को अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ी, लेकिन टीके की ज़रूरत लग रही थी। मार्च में फाइजर कंपनी ने बताया था कि उसकी वैक्सीन इस एज ग्रुप के बच्चों पर भी 100% प्रभावी है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इस दावे की पुष्टि करने में लगे हैं। फाइजर 6 महीने से 11 साल तक के बच्चों में वैक्सीन के प्रभाव पर अभी भी रिसर्च कर रही है। कहा जा रहा है कि सितंबर 2021 तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आ सकती है। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी इजराइल से। राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन ने विपक्षी नेता याइर लापिड को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इजराइल में 23 मार्च को आम चुनाव हुए थे। पिछले 2 साल में 4 दफा हो चुके हैं। इजराइल में सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बार भी कोई पार्टी बहुमत नहीं जुटा पाई। फिर राष्ट्रपति ने जीतने वाली अलग अलग पार्टियों के साथ बैठक की। 52 सदस्यों ने बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करने की बात कही। नेतन्याहू को सरकार बनाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मिला। अवधि खत्म हो गई, वो सरकार नहीं बना पाए और अब राष्ट्रपति ने लापिड को मौका दिया। लापिड 56 सदस्यों के समर्थन का दावा करते हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए 5 वोट और चाहिए। इन्हें भी 4 हफ्ते का समय मिला है। लापिड एक वक्त नेतन्याहू की कैबिनेट में वित्त मंत्री थे, पर दोनों की पटरी नहीं बैठी और वो विपक्ष में जाकर बैठ गए। अगर लापिड सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो 12 बरस बाद इजराइल को एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा। आज की दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।